हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजी ज्ञान क्लासेस में। तो ये है हुबली डिवीज़न का क्वेश्चन है जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो 20 फरवरी यानी कि परसों ही ये एग्ज़ाम आयोजित किया गया है। और उसी क्वेश्चन से हम लोग आज जो एक्सप्लेन है वो करेंगे। और जो क्वेश्चन रियली में जो बनता है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें रखा गया है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। और जो क्वेश्चन से फैक्ट निकल के आएंगे वो भी हम पूरी अच्छी तरह से जो है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिले इस वीडियो से आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जो है पूरा देखिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिए, ताकि जो भी वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये एग्ज़ाम 20 फरवरी 2024 को हुआ है और उसी का हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सप्लेन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार। जो पेंट्री कार्स होते हैं कि हर लगभग जो कोचेज़ जो होते हैं रेलवे के, उसमें एक पेंट्री कार दिया जाता है ताकि जो यात्री हैं अंदर उनको खाने की पीने की सुविधा मिलते रहे। तो उसका कोड जो होता है वो WCB होता है, या CB भी लिखा हुआ है तो भी चलेगा, WCB या CB। और भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन कोड हैं, उसका आइडिया है सीखने का। जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होते हैं उसको जानने का एक आइडिया भी है। जैसे आप CN याद कर लें, CN इसका मतलब होता है 3 टायर। CW याद कर लें, इसका मतलब होता है 2 टायर। CT इसका मतलब होता है टूरिस्ट कार, ठीक है। CD ये है तो हो गया डाइनिंग कार। सिर्फ S लिखा हुआ है, S किसी कोच के ट्रांसपोर्टेशन कोड में सिर्फ S आता है तो S का मतलब हो गया स्लीपर, ठीक है। F आता है, F का मतलब हो गया फर्स्ट क्लास। G आता है, G का मतलब होता है सेल्फ जनरेटिंग। W आता है तो W का मतलब हो गया वेस्टिबुल। CZ है, इसका मतलब हो गया कि चेयर कार है, ठीक है। C है तो C का मतलब कूप हो गया, जो फर्स्ट क्लास AC में जो कूप प्रोवाइड कराए जाते हैं। सिर्फ C अगर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन कोड के बीच में सिर्फ C आपको दिखता है, जैसे FACC है तो फर्स्ट क्लास AC, ठीक है, विथ कूप हो जाएगा, FACC है, FACC। तो हमने बताया F का मतलब फर्स्ट क्लास होता है, A का मतलब AC का मतलब हो गया एयर कंडीशन और C से हो गया कूप। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कोड के बीच में जो अक्षर हैं उन सब का मीनिंग यदि आप जानते हैं तो आप ज़रूर निकाल सकते हैं उसका। SLR जैसे हो गया, SLR का मतलब तो ये तो खुद ही ट्रांसपोर्टेशन कोड है। इसका मतलब सेकेंड क्लास लगेज कम ब्रेक वन होता है। और इसी में अगर D लग गया तो D अगर लग गया तो हो गया जो फिजिकली हैंडीकेप्ड जो होते हैं, यानी डिसेबल्ड लोगों के लिए सेकंड क्लास लगेज कम ब्रेक वन विथ फिजिकली हैंडीकेप्ड या डिसेबल्ड कर सकते हैं। उसके लिए जो कोच इस्तेमाल किया जाता है SLR में वो होता है SLRD। और विदाउट हैंडीकेप्ड वाला है, सिर्फ ब्रेक वन लगेज ब्रेक वन है तो हो गया SLR। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कोड को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और अगर किसी भी कोच को ट्रांसपोर्टेशन कोड अगर आपको हल करना हो, जैसे आपको पूछेगा कि WGACCN ये है, ये कौन सा कोच है, तो आप जानते हैं W से वेस्टिबल होता है, C से होता है, G से होता है सेल्फ जनरेटिंग और AC से हो गया एयर कंडीशन, CN का मतलब हो गया 3 टायर, यानी कि 3 टायर एयर AC कोच है और वेस्टिबल है, सेल्फ जनरेटिंग भी है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कोड। चलिए दूसरा नंबर, एक जो है पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया C। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबल क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो सेल्फ जनरेटिंग होता है वो उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जरूर लिखा रहेगा, उसका सेम ही मीनिंग हो गया, ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अलग से कोई मीनिंग है। तो हमको देखना क्या है कि 3 टायर कोच है तो CN तो ज़रूर होना चाहिए, वेस्टिबल है तो W शुरू में होना चाहिए, और सेल्फ जनरेटिंग है तो WG होना चाहिए। वेस्टिबल है तो W, सेल्फ जनरेटिंग है तो G, क्या है 3 टायर, 3 टायर है तो CN, 3 टायर है तो स्लीपर होगा तो S हो गया। सेकंड क्लास यहाँ लिखा हुआ भी है तो हो गया S CN हो गया ना, वेस्टिबल सेल्फ जनरेटिंग स्लीपर 3 टायर या सेकंड क्लास 3 टायर। तो हो गया 2 का हो गया B, WGSCN। और यहाँ आंसर ये साइड में आंसर भी लिखा हुआ है, आप आंसर भी देख सकते हैं। ये CBT एग्ज़ाम का यही फ़ायदा है कि आंसर सहित क्वेश्चन मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो इस तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन कोड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर आप सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, द एम आर प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी। जो एम आर प्रेशर होता है इंजन में, एम आर होता है यानी कि मेन रिजर्वायर, वो दो होता है, एम आर 1 और एक एम आर 2। इंजन से भी क्वेश्चन कुछ कुछ आ जाते हैं, तो आप इंजन को भी थोड़ा सा लेके चलना है, क्योंकि वो भी आपका एग्ज़ाम का एक पार्ट है और थोड़ा सा उसको ज़रूर लेके चलना है यदि आपका सिलेबस में इंजन नहीं है तो। अगर सिलेबस में इंजन है तो इंजन को ज़रा सीरियसली लेके चलना है, और इंजन के बहुत सारे मटेरियल्स हमने बनाए भी हैं और जो भी हमसे जुड़ा हुआ है उनको दिया भी है, और बहुत ही इसका लाभ मिला है। बहुत ही डिवीज़न में अपने जो क्लास है आरजे ज्ञान क्लासेस से बहुत लोग सफल हुए हैं, फर्स्ट रैंक लाए हैं बहुत सारे डिवीज़न में, और अब तो कंटिन्यू फर्स्ट रैंक ही ला रहे हैं। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो एम आर प्रेशर पूछ रहा है, तो एम आर होता है 8 से 10 kg होता है, ठीक है। एम आर 1 होता है और एक एम आर 2 होता है। एम आर 1 में क्या है कि जैसे एम आर का जैसे हॉर्न है, हॉर्न एम आर का जो वायु है यानी कि एयर है, वो सप्लाई कहाँ कहाँ होता है और उससे क्या क्या कंट्रोल होता है वो आपको बता रहे हैं। कि हॉर्न है या वाइपर्स है, आपने देखा होगा कि ट्रेन में एक वाइपर्स भी होता है। वाइपर्स का मतलब कि किसी प्रकार का बारिश या कुछ भी हो गया तो ये इधर घूमता है, ये इधर घूमता है, फिर इधर जैसे ये 4 व्हीलर कारों में भी होता है वाइपर्स, तो उसके लिए भी एयर प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो वाइपर्स को एम आर 1 से सप्लाई होता है। सैंडर्स मतलब जो ऊंची ट्रैक का जो पोजीशन है वो कहीं ऊंचा पर चढ़ाई की स्थिति में है, तो ऐसे जगह पर सैंडर्स क्या करता है कि जो है ना बालू सैंड है वो ट्रैक पर गिराया जाता है ड्राइवर के द्वारा, तो उसमें भी एयर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, वो भी उसमें एम आर 1 प्रेशर का काम आता है। उसके बाद फीड पाइप जो इम्पोर्टेंट है, फीड पाइप को हवा एम आर 1 प्रेशर से ही मिलता है। एम आर 1 से फीड पाइप को प्रेशर मिलता है, वायु का प्रेशर मिलता है, ठीक है। उसके बाद एम आर 2 से क्या होता है ये भी आप देखिए। एम आर 2 से क्या होता है कि ब्रेक सिस्टम के जितने भी वॉल्व हैं, जैसे ए9 वॉल्व से ही बीपी का प्रेशर जो है कोचों में सप्लाई जो होता है वो ए9 वॉल्व से ही होता है। तो ए9 वॉल्व हो गया, बीपी का प्रेशर हो गया, ये सब जितने भी वॉल्व हैं ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड, उन सारे वॉल्व में एम आर 1 से प्रेशर, एम आर 2 से प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार के आपने जान लिया। फीड पाइप का प्रेशर जो होता है, जैसे ए9 वॉल्व से ब्रेक पाइप का प्रेशर जो है बनता है, उसी तरह फीड पाइप का प्रेशर जो बनता है उस वॉल्व का नाम है D24B, ठीक है। D24B ये क्या करता है, एम आर 1 के प्रेशर को 6 kg/cm² के हिसाब से फीड पाइप को देता है, ठीक है। और ऐसा होता कब है, जो एम आर 1 जो है उसमें एक डुप्लेक्स चेक वाल्व भी लगा हुआ होता है, जिससे कि आपका LHB कोच में जो एयर स्प्रिंग का जो LHB कोचेज जो होता है उसमें भी डुप्लेक्स वाल्व लगा हुआ होता है। उसी तरह एम आर 1 में इंजन में डुप्लेक्स वाल्व लगा होता है, और 5 kg/cm² जैसे ही अधिक प्रेशर होता है तो ये क्या करता है, ये एक्टिव हो जाता है और 6 kg/cm² का प्रेशर ये फीड पाइप के लिए देता है। तो इस तरह से इंजन के प्रेशर कैसे कोच में आते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो इसका जो आंसर होगा 3 का वो है 8 से 10 kg ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल एक्टिव रहना है, ये डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम है उसमें चांस बहुत ही कम समय के लिए मिलता है। किसी डिवीज़न में 2 साल पर, कहीं 3 साल पर, कहीं 4 साल पर, कहीं 5 साल पर भी आता है या नहीं भी आता है। तो एक मौका अगर मिला है तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा बढ़िया से देखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन जो छूट गया है, मतलब यदि आप इस वीडियो में आपने देखा कुछ क्वेश्चन और उससे संबंधित और क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट है जानने का, ठीक है, जैसे हमारे इंजन के बारे में आपने जाना, या HOER, जैसे ये क्वेश्चन है आगे वाला, HOER कितने वर्ग होते हैं, ठीक है, तो 4 होते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ही देख लेते हैं। जो HOER होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो रेगुलेशन जो रूल्स है, आवर्स रेस्ट रूल्स, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेस्ट रूल्स, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। चारों कौन कौन से होते हैं ये भी आपको जानना है, ठीक है। पहला होता है, पहला या दूसरा कुछ भी कहिए, एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, इंटेंसिव, उसके बाद एक्सक्लूडेड, और उसके बाद है इसेंशियल इंटरमिटेंट, ठीक है। तो सबका अलग अलग जो रोस्टर आवर है काम करने का, सबका अलग अलग स्टेचुरी आवर है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, बहुत तरह के रूल्स हैं। कौन से HOER रूल्स में कौन से आते हैं, किस इंटेंसिव कैटेगरी में कौन कौन वर्कर आते हैं, कंटिन्यूअस में कौन कौन से वर्कर आते हैं, किसका क्या टाइमिंग है, ये सब जानना भी ज़रूरी है। अभी हमने आपको बता दिया 4 वर्ग, चारों का नाम भी बता दिया, इंटेंसिव बता दिया, इसेंशियल, इंटरमिटेंट, एक्सक्लूडेड और कंटिन्यूअस 4 होते हैं।
जो इंटेंसिव होते हैं उसका रोस्टर आवर 42 आवर्स का होता है और स्टैट्यूटरी जो आवर होता है वो 45 आवर्स का होता है। इसेंशियल इंटरमीडिएट जो होते हैं उसका जो रोस्टर आवर्स होता है वो 48 आवर्स का होता है और स्टैट्यूटरी आवर जो होता है 75 आवर्स का होता है। एक्सक्लूडेड में कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, इसलिए इसको एक्सक्लूडेड कहा गया है। और कंटिन्यूअस में क्या है, रोस्टर आवर 48 आवर्स का होता है और स्टैट्यूटरी आवर्स 54 आवर्स का होता है। तो ये सब जानने आपको बता दिया गया इन्फॉर्मेशन। और जानना है तो उसका पूरा जो टॉपिक आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए होता है वो मेरे पास सबका PDF रेडी है। उसके कुछ चार्ज रखे गए हैं, जो चार्ज पेड करके आप ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ भी हम चलाते हैं, ऐसा टेस्ट सीरीज चलाते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। हमारा टेस्ट 4 ग्रुप में होता है, A, B, C और D। ए ग्रुप में जो कैरेज वर्कशॉप में है सिर्फ उनको ये क्वेश्चन दिया जाता है, ये ग्रुप का क्वेश्चन उनको सिर्फ कैरेज और कैरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और बाकी सब इस्टेब्लिशमेंट रूल्स जो हैं HOER रहेंगे, फैक्ट्री एक्ट रहेंगे, इंसेंटिव रूल्स रहेंगे, लीव रूल्स रहेंगे, पास PTO रहेंगे, डिसिप्लिन अपील रूल रहेंगे, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी रहेंगे, बहुत सारे टॉपिक सबसे रहेंगे, लेकिन वैगन नहीं रहेगा। B ग्रुप का भी सेम कंडीशन है, उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कैरेज नहीं रहेगा क्योंकि ये वैगन वर्कशॉप का क्वेश्चन होता है। C ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी कुछ रहेंगे। और D इसमें लोको डेमो मेमो ऐड किया गया है क्योंकि D ग्रुप है AWME के लिए, तो इसमें लोको डेमो मेमो, फाइनेंशियल रूल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से लेके कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन ये सब डाले गए हैं क्योंकि ये AWM में सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से हमारा टेस्ट चलता है, ज़रूर भाग लीजिए। और चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय को गवाए हुए। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन 3 टायर स्लीपर कोच, जो 3 टायर स्लीपर कोच होता है उसमें इसमें ये नहीं लिखा है कि LHB या ICF, ठीक है। अगर LHB अगर इसमें लिखा जाता तो ICF में 64 है और LHB में 72 है, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो इसमें 72 ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो इसको हम लोग 64 आंसर आसानी से मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पोजिशन ऑफ हैंडल टू ओपन एंगल कॉक। एंगल कॉक का जो हैंडल है वो ओपन पोजीशन में उसका क्या होगा ये आपको बता रहा है। तो जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि जो कट ऑफ एंगल कॉक होते हैं, हर एक जो पाइप होता है जैसे BP और FP, 2 होते हैं, एक जो कोच होगा इसमें 2 इधर FP और BP और 2 इधर FP और BP ऐसे होंगे। तो जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है वो ठीक यहाँ पर होता है, इस तरह के हैंडल होते हैं ऐसे, ठीक है। यदि ये पैरेलल टू पाइप है, ये पाइप है समझिए, तो इसके लेवल में ऐसे इस तरह से है तो समझिएगा कि कट ऑफ एंगल जो है ओपन है, ठीक है। पैरेलल टू पाइप ऐसे है तो ओपन है, और ऐसे है तो समझ जाइए कि ये क्लोज है। वो कट ऑफ एंगल क्या है, क्लोज है। परपेंडिकुलर टू पाइप अगर है तो क्लोज है, और पैरेलल टू पाइप है तो ओपन है। तो इसका आंसर A हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन। जो ICF कोचेज जो होते हैं उसके जो एक्सल बॉक्स होता है आपने देखा होगा, उसमें भा और रे लिखा रहता है, ऐसे भा और रे, इस तरह के ऐसे बॉक्स होते हैं, भा रे, उस पर यानी भारतीय रेलवे लिखा रहता है। उसके ऊपर का जो ये पार्ट होता है ये वाला, इसी को क्राउन क्लियरेंस कहता है। और बोगी फ्रेम का जो एक क्राउन बोल्ट भी यहाँ लगा रहता है, वो बोल्ट को जितना हाइट दिया हुआ है रूल के अनुसार उतने हाइट को मेंटेन करता है उसे वो क्राउन बोल्ट, तो उसी को जो है क्राउन क्लियरेंस कहता है। तो ये पूछ रहा था कि नेम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन इज, उसको होता है क्राउन क्लियरेंस, ठीक है, या ए क्लियरेंस भी कहा जाता है। तो इसमें ए क्लियरेंस दिया है और उसी को क्राउन क्लियरेंस भी कहा जाता है। तो इसका 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा A। और आपको ये भी जानना है कि क्राउन क्लियरेंस होता कितना है, ठीक है। तो अगर अगर जनरल कोच है या SLR कोच है या VPH है, ठीक है, जो उसमें 43 + 0 - 10 होता है। यदि जनरल GS या SLR कोच है या VPH कोच है तो इसमें होता है 43 + 0 - 3 ये होता है। AC कोच अगर है, ये सब ICF में ही होता है, LHB में ये क्राउन क्लियरेंस नहीं होता है क्योंकि उसमें एक्सल बॉक्स होता ही नहीं, ठीक है। उसमें होता है अर्थ डिवाइस या फोनिक व्हील। तो AC अगर कोचेज जो है तो उसमें क्राउन क्लियरेंस या ये क्लियरेंस होता है 27 + 0 - 3, 27 + 0 - 3। उसी तरह का बोगी और बॉडी जो क्लियरेंस होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। जो ICF के जो बोगीज होते हैं और जो बॉलिस्टर होता है, बोगी और बॉलिस्टर के बीच भी क्लियरेंस होता है, उसको भी आपको याद रखना है।
तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन एम्प्टी कंडीशन, खाली कंडीशन में जो बॉक्सन वैगन जो होते हैं उसके पिस्टन स्ट्रोक 85 ± 10 होता है, और लोडेड कंडीशन में यदि पूछा जाता है तो होता है 130 ± 10। ठीक है। पीओएच बॉक्सन वैगन का पीओएच याद रखिएगा 6 साल पे होता है, और ये जो उसका सब्सिक्वेंट पीओएच जो होता है, जब नए वैगन जब बनेंगे तो पहला पीओएच होगा 6 ईयर्स पर, उसके बाद के जो पीओएच होते हैं उसको सब्सिक्वेंट कहा जाता है, सब्सिक्वेंट। तो सब्सिक्वेंट जो पीओएच होता है वो 4.5 ईयर्स पर होता है। ठीक है। और आरओएच जो है 18 मंथ्स पर हमेशा सेम टू सेम होता है, 18 मंथ्स पर। और बॉक्सन वैगन का जो कोड होता है वो 11 डिजिट का जो कोड होता है, जिसका हमने बहुत सारे वीडियो में जिक्र किया है कि 11 डिजिट का कोड होता है। ठीक है। और हर एक डिजिट का कुछ मीनिंग होता है। तो उसका जो कोड है बॉक्सन वैगन का वो 10 है, याद रखिएगा 10 बॉक्सन वैगन का। तो इतना आप याद रखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन सेम कोच ऑन बीजी, बीजी का मतलब हो गया ब्रॉड गेज, वाइल टर्निंग द व्हील, मतलब चेंज करने के समय, घुमाने के समय ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सब पहले देखना है इस तरह के जो व्हील ट्रेड जो है ना, व्हील के डाया में वेरिएशन वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले देखना है कि कोच है कि वैगन है। तो ये कोच है। ठीक है। कोच में याद रखना है कि एक ही एक्सल पर यदि दो चक्के, एक एक्सल में 2 चक्के होते हैं और दोनों चक्कर के डायमीटर में वेरिएशन पूछता है, मतलब अगर ज़्यादा कम, जैसे एक चक्का है और ये जो आईसीएफ कोचेज जो होते हैं उसमें नया व्हील परमिसिबल है, नया व्हील का जो डाया होता है वो 915 mm होता है, और कंडेमनिंग होता है 925 mm। शॉप इशू साइज 837 mm होता है। कंडेमनिंग होता है 825 mm और शॉप इशू साइज होता है 837 mm होता है। तो कोई ऐसा चक्का है जो 850 mm का है। ठीक है, क्योंकि 915 mm का होता है, तो कोई ऐसा चक्का है जो 850 mm का भी हो सकता है, और कोई ऐसा चक्का है जो 855 mm का भी हो सकता है। तो एक ही एक्सल पर हम 2 चक्के फिट करना है, बहुत सारे चक्के रखे हुए हैं उसमें 2 चक्के में लगाना है। तो क्या करना है, यही आइडिया जो है, ये जो रूल्स है वो लगाना है वहाँ पर कि एक एक्सल के 2 चक्के के बीच के डाया में 0.5 से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। यानी कि एक 850 है तो दूसरा 849.5 होना चाहिए। ठीक है, या 850.5 होना चाहिए, 5 mm का वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह अब ये तो एक एक्सल हो गया। दूसरा बात, एक बोगी पर पूछेगा तो एक बोगी में 4 चक्के होते हैं और चारों चक्के के बीच का जो वेरिएशन पूछेगा वो 13 mm होना चाहिए, 5 mm होना चाहिए, 13 नहीं 5 mm होना चाहिए 4 चक्कों के बीच। और पूरा कोच का अगर पूछेगा, पूरा कोच में 8 चक्के हो गए तो 8 चक्कों के बीच में जो वेरिएशन है वो 13 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही इसका रूल है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, पूरे कोच पर, एक ही कोच पर पूछ रहा था, तो 13 mm इसका डी आंसर करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और इसी तरह वैगन में यदि आपसे पूछा जाता है तो वैगन में एक ही एक्सल पर सेम रूल है, कोच वाला ही है, 0.5 mm का वेरिएशन होना चाहिए। एक कैसना बोगी जो उसमें जो होता है, एक उसका बोगी ट्रॉली जो होता है फ्रेट स्टॉक का, उसमें 13 mm का होना चाहिए, और पूरा वैगन में 25 mm का होना चाहिए। तो ये सब याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द परमिसिबल किलोमीटर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सीसी रैक ऑफ बॉक्सन वैक्सन टाइप स्टॉक इन SWR। SWR में जो बॉक्सन वैगन है उसकी सीसी रैक का एग्जामिनेशन कितना किलोमीटर पर परमिसिबल है। तो इसका 2 होता है, या तो 30 दिन के अंदर यदि आप करते हैं तो 30 दिन या 6000 किलोमीटर होता है, यदि 35 दिन पर करते हैं तो 7500 किलोमीटर होता है। लेकिन ये रूल पूरा इंडियन रेलवे में है, लेकिन ये पार्टिकुलर एक पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से SWR के हिसाब से इसका आंसर 6000 किलोमीटर है, यानी कि डी इसका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोचेज, कोच में ड्रॉ और बफिंग फोर्स जो होता है, यानी कि खींचना और जो एक दूसरे से टच करना है, जो स्पीड में गाड़ी चल रही है रोकते हैं तो बफर एक दूसरे से टच होता है, तो उसी को जो फोर्स उसमें लगता है एक दूसरे के बीच, उसी को बफिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है। और वो ड्रॉ और बफिंग फोर्स किसके माध्यम से ट्रांसमिशन होता है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो ड्रॉ और बफिंग फोर्स जो है ट्रांसमिशन का जो है वो है सेंटर पिवोट, क्योंकि सेंटर पिवोट जो है इस तरह के यदि बोगी है
तो इसमें ठीक बीचों बीच लगा रहता है और इस पर एक कोच होता है, ऐसे ऐसे दो बोगी एक कोच के नीचे होता है। तो क्या है, खींचेगा या धक्का देगा तो ये क्या है, वर्टिकल रूप से रहता है, तो ये इसको बचाएगा। तो यही इसका सेंटर पिवोट आंसर है ए। ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स होगा सेंटर पिवोट के माध्यम से, याद रखिएगा, ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स जो होता है वो सेंटर पिवोट के माध्यम से होता है। उसके बाद यदि वेट ऑफ बॉडी पूछेगा, वेट ऑफ बॉडी कि किसके माध्यम से जो है ऑब्जर्व करता है या ट्रांसमिशन होता है वेट ऑफ बॉडी, तो वो साइड बियरर के माध्यम से होता है, सी हो जाता है यदि वेट ऑफ बॉडी पूछता तो, वेट ऑफ बॉडी। चलिए तो 11 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोच। आईसीएफ और आरसीएफ कोच जो होते हैं उसका व्हील का न्यू डायमीटर पूछ रहा है। तो हमने अभी अभी तुरंत बताया था कि आईसीएफ में जो है न्यू व्हील डायमीटर होता है 915 mm और एलएचबी में भी सेम होता है, लेकिन कंडेमनिंग लिमिट एलएचबी में होता है 855 mm और आईसीएफ में होता है 825 mm। याद रखिएगा, नया व्हील डाया वैगन में 1000 mm होता है और 906 mm का कंडेमनिंग होता है। इस तरह से आपको जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम ऑफ वैगन। जो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम ऑफ वैगन का है, मतलब एक ट्विन पाइप सिस्टम भी होता है और सिंगल पाइप सिस्टम भी होता है वैगन में। इसमें एक ही पाइप होता है, बीपी एफपी नहीं होता है जो सिंगल पाइप होता है उसमें। लेकिन ये ट्विन पाइप पूछ रहा है, मैं फीड पाइप का कलर पूछ रहा है, ब्रेक पाइप का पूछ रहा है। तो ब्रेक पाइप का अगर पूछता है तो ग्रीन होता है, फीड पाइप का यदि पूछा जाता तो वाइट होता, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कट ऑफ एंगल कॉक इन ओपन पोजीशन ऑफ हैंडल इज। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इससे पहले भी ये पूछा गया था। ओपन कंडीशन में है तो पैरेलल टू पाइप होगा, तो 14 का हो जाएगा ए। जिसको ये क्वेश्चन याद होगा उसको 2 नंबर मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कंडेमनिंग साइज ऑफ रेडियस एट द टॉप ऑफ फ्लेंज, शार्प फ्लेंज जिसको कहा जाता है मेन लाइन कोच व्हील इज, ठीक है। कंडेमनिंग पूछ रहा है शार्प फ्लेंज का। तो आप जानते हैं कि जो ये न्यू जो उसका होता है वो होता है 14.5 न्यू फ्लेंज थिकनेस। न्यू जो होता है टॉप ऑफ द फ्लेंज वो होता है 14.5 और कंडेमनिंग यदि 5 mm तक चला जाए तो कंडेम माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5 mm, ठीक है। उसी तरह आपको याद रखना है, इसको शार्प फ्लेंज कहा जाता है। डीप फ्लेंज भी याद रखना है। डीप फ्लेंज में जो फ्लेंज की हाइट है वो 28.5 होता है, ठीक है, लेकिन कंडेमनिंग हो जाएगा 35 mm। उसी तरह थिन फ्लेंज होता है, जो फ्लेंज का थिकनेस होता है वो न्यू में होता है 29.4 mm, लेकिन 16 mm तक अगर आ गया तो कंडम माना जाएगा नॉन एसी वाले कोच में, और एसी या हाई स्पीड कोच में 20 mm तक आ गया तो कंडम माना जाएगा। तो ये सब आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन द ब्रेक विल बी। जब ब्रेक का इंडिकेटर ग्रीन करता है तो आप जानते हैं कि ग्रीन में क्या होता है, ब्रेक रिलीज होता है, और रेड में ब्रेक अप्लाई होता है। तो इसका हो गया ए। 16 नंबर क्वेश्चन का हो गया ए, अप्लाई में रेड होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मैनी डेज ऑफ LHAP। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसको ध्यान से पढ़ना है कि ये LAP है या LHAP है। इन ए ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के जो खाते में LHAP यानी कि लीव ऑफ हाफ एवरेज पे वो कितना क्रेडिट होता है, तो आप जानते हैं कि हर जनवरी और जुलाई महीने में 10-10 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 20, और ऑप्शन सी में 20 है, तो 20 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 17 हो गया। 18 देखिए, न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट POH प्रायोरिटी। आपको हमने बताया था कि बॉक्सन वैगन का पहला जो POH होता है वो 6 ईयर्स पर होता है, और सब्सिक्वेंट यदि पूछा जाता तो 4.5 होता, ठीक है। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी। 19 देखिए, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड। फ्लैट सरफेस जो है वैगन में पूछा जाता है तो 60 mm, और कोचिंग स्टॉक में यदि पूछा जाता तो 50 mm का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कोड ऑफ सेल्फ जनरेटिंग सेकेंड क्लास कोच। हमने बताया जो GS होता है उसका, वही जो GS कोच होता है उसका सेल्फ जनरेटिंग ये जो होता है GS, उसी को कहते हैं GS। चलिए इसी बीच में एक कॉल भी आ गया था।
तो हम लोग थे द कोड ऑफ सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास कोच। जो सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास जो कोच होते हैं उसका जीएस कोड ही होता है। हमने शुरू में ही आपको जब कोड का बता रहा था तो बता भी दिया, ठीक है। उसको याद ही करना है कि जीएस का मतलब होता है सेकंड क्लास कोच या सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास कोच। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट कम्प्लीमेंट्री पास। हाफ सेट रहे या पूरा सेट रहे, ठीक है, वो पास का 5 मंथ ही वैलिडिटी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं बाय 22 नंबर। द पोजिशन ऑफ हैंडल टू ओपन एंगल कॉक। तीसरा बार ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। जिसको ये क्वेश्चन याद होगा तो 3 नंबर उसको मिल गया होगा। पैरेलल टू पाइपलाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन ए कोच बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, और सब डिवीज़न में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और शायद आने वाले फ्यूचर में इस डिवीज़न में भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं दिया जाए। तो देखिए 23 नंबर, द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन ए कोच बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। बीएमबीसी में जो सिलेंडर फिट होते हैं, एक आप जानते हैं कि आईसीएफ के एक बोगी में 2 सिलेंडर होता है। इस तरह से यदि आईसीएफ का बोगी है तो एक सिलेंडर यहाँ और एक सिलेंडर यहाँ होता है, और 2 बोगी हो गए तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो सी हो गया। लेकिन आपको ये भी याद रखना है जो सिलेंडर होता है वो 8 इंच या 203 mm का होता है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 23 का हो गया सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 होता है, ये तो बहुत ही आसान था। 24 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। व्हाट इज द ज्वाइनिंग टाइम एलिजिबल फॉर ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड फॉर 1500 km। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर यदि किसी का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि विभागीय ट्रांसफ़र जब होते हैं, तो उसमें एक लिमिट दिया गया है ज्वाइनिंग टाइम का, ड्यूटी का, दूरी के हिसाब से। यदि 1000 किलोमीटर तक अप टू 1000 km, यानी कि 1000 किलोमीटर तक, 1001 भी नहीं, सिर्फ 1000 किलोमीटर तक है, तो उसको 10 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। 10 डेज़ यहाँ से रिलीव होने के बाद वहाँ 10 डेज़ के तक में आप ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद यदि 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको मिलेगा 12 डेज़ का, यानी कि 2 दिन बढ़ जाएगा। 2000 हो गया तो 2 दिन बढ़ गया, ऐसे कीजिएगा तो याद हो जाएगा। और 2000 से ज़्यादा कितना भी हो, जितना भारत के जो है ना पूर्वी से पश्चिमी और उत्तरी से दक्षिणी सीमा तक जितना दूरी हो, उस बीच में उसको सिर्फ 15 दिन ही मिलेगा, यानी कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15। और 2000 एक याद रखना है, 1000 2000, 1000 तक 10, 1000 से 2000 12 और 2000 से ऊपर 15। तो इतना दिन का मिलता है। कब मिलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। ऐसा नहीं कि आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाए हैं तो आपको एक दिन भी नहीं मिलेगा। जैसे ही वहाँ से रिलीव हुए उसके कल ही आपको ज्वाइन करना है। यदि नहीं ज्वाइन किया है तो आपको एक दिन की छुट्टी लग जाएगी। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1500 किलोमीटर है, तो 1500 किलोमीटर 1000 और 2000 के बीच में हो गया, तो 12 डेज हो जाएगा, यानी कि ए आंसर इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक। जो स्टैंडर्ड व्हील गेज होते हैं पैसेंजर का, जो स्टैंडर्ड होते हैं वो 1600 होते हैं, और इसमें एक टॉलरेंस भी रखा गया है कि 1600 +2 -1 ये टॉलरेंस रखा गया है, यानी कि 2 mm बढ़ भी सकता है और 1 mm कम भी सकता है, यानी कि मिनिमम हो जाएगा 1500 1599 और मैक्सिमम हो जाएगा 1602। तो आप याद रखिएगा 1599 से लेके 1602 तक का इसका है टॉलरेंस है, और जो स्टैंडर्ड है वो 1600 है, यानी कि 1600 mm है। तो इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील टाइट डायमीटर फॉर फोल्ड व्हीलेट ट्रॉली ऑन द सेम ट्रॉली ऑन बोगी वैगन वाइल चेंजिंग द व्हील इज। जब पहिया बदलेंगे या पहिया घुमाते समय वाइल टर्निंग द व्हील भी लिख सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर में, वही उसका मतलब होता है। आपको सिर्फ देखना है कोच है कि वैगन है। ये क्या है? वैगन है। कितने पर है? पहिया बदलते समय बीजी। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील टाइट डायमीटर फॉर व्हीलर ट्रॉली ऑन सेम ट्रॉली, एक ट्रॉली पर पूछ रहा है, तो आप जानते हैं वैगन में 13 mm, अगर कोच में होता तो 5 mm होता। तो इसका 27 का हो जाएगा बी। अभी हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन के एक्सप्लेन में
एक एक्सल पर होता है तो 0.5 mm होता है, एक ट्रॉली पर होता है तो कोच में 5 mm होता है और वैगन में 13 mm होता है, एक वैगन पर होता है तो 25 mm होता है और पूरा एक कोच पर होता है तो 13 mm होता है, याद रखिएगा। 27 का हो गया बी, 27 का बी। आगे देखिए 28। व्हाट इज़ द इंटरवल फॉर क्लीनिंग कोच वाटर टैंक? कोच वाटर टैंक का क्लीनिंग का इंटरवल क्या है? तो कोच वाटर टैंक जो होते हैं उसका क्लीनिंग का जो इंटरवल होता है 1 मंथ होता है, ठीक है। और इसका आंसर सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। 29 देखिए, एम आर प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। 6 to 8 kg, 8 to 10 kg कौन सा है? बी है, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जेनेटिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बहुत फ़ायदा है इस एग्जाम में बैठने वालों को, ये जो आसान आसान से क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, हमने बताया भी है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। 31 देखिए, इन एयर ब्रेक सिस्टम द रेट ऑफ लीकेज शुड नॉट बी मोर देन। एयर ब्रेक सिस्टम में यदि कुछ नहीं लिखता है तो आप 0.25 पर केजी सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है और इसका कन्फ्यूजन तुरंत आपको दूर हो जाएगा। यदि आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सिंगल पाइप या डुअल पाइप, तो उसमें आप लगाएंगे ये होगा बी होगा 0.25, 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि लिखा हुआ है कि इन सिंगल पाइप तो उसमें लिखाएंगे 0.20, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस, तो कोच में लोड ट्रांसमिशन होता है। अभी लोड वाला हमने बताया था, यदि वेट अगर होता है तो आपको उसमें होता है साइड बियरर, ठीक है। तो 32 का हो जाएगा सी। यदि शुरू से आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको सोचना ही नहीं, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। 32 देखिए, 32 तो हो गया। हाँ 33 देखिए, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ए ग्रुप कॉयल स्प्रिंग? ए ग्रुप कॉयल स्प्रिंग का कलर कोड होता है, हमने बहुत पहले से बता रखा है, YBG याद रखना है, YBG। Y से येलो, B से ब्लू और C से G से ग्रीन, और ये है ABC। यानी कि A ग्रुप का रहेगा तो येलो, B ग्रुप का रहेगा तो ब्लू और C ग्रुप का रहेगा तो ग्रीन। ये ब्लू को ऑक्सफोर्ड ब्लू भी कहा जाता है, बल्कि वही कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ब्लू, लेकिन ऑप्शन में ब्लू भी रहेगा तो आपको चलेगा, और यहाँ ऑक्सफोर्ड ब्लू भी लिखा हुआ है। लेकिन ए ग्रुप का पूछ रहा था तो येलो होता है, यानी कि ए हो जाएगा 33 का ए। 34 देखिए, इन एयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक इन टू इंड गुड्स रैक द एम्प्टी रैक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी ऑफर्ड फॉर एग्जामिनेशन बिफोर। इस क्वेश्चन में बोलता है कि एयर ब्रेक है, इन टू इंड रैक है। एयर ब्रेक कहने का मतलब है कि वैक्यूम ब्रेक भी होते हैं, तो एयर ब्रेक है, इन टू इंड रैक है, गुड्स स्टॉक है, ठीक है। एम्प्टी रैक खाली है, अनलोडिंग हो गया है, तो एग्जामिनेशन कब होगा, ठीक है। रैक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन जो उसका कम होगा नेक्स्ट लोडिंग से, जो होगा नेक्स्ट लोडिंग तक के इसका एग्जामिनेशन हो सकता है, लेकिन लोडिंग के बाद नहीं होगा, ठीक है। किसी भी रैक में सीसी इन टू एंड सीसी रैक है तो गाड़ी में माल लोड होती है, अनलोड भी होते हैं, तो अनलोड के बाद जो एग्जामिनेशन होगा वो नेक्स्ट लोडिंग से तक में हो जाना चाहिए। तो 34 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज इन कोचिंग स्टॉक फॉर फिटेड विथ BMBC? BMBC का मतलब बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। और यही अगर वैगन में होता है तो उसमें BMBS होता है, लेकिन आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिल जाएगा BMBS, कोच में BMBS या वैगन में BMBS, दोनों में वैसे ही लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअली उसका BMBC होता है कोच में और BMBS होता है वैगन में। चलिए, तो बी है। तो कोच में आप जानते हैं के टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, तो बी हो जाएगा। BMBC में यानी कि बेगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो होता है ICF में, उसमें के टाइप के ब्रेक ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चेक वॉल्व विथ चॉक अलाउज एयर फ्लो। चेक वॉल्व कहा जाता है, नॉन रिटर्न वॉल्व को कहा जाता है चेक वॉल्व, ठीक है। तो चेक वॉल्व में क्या क्या खासियत है? यदि आप ये AR है और यहाँ चेक वॉल्व लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, जो फीड पाइप का जो प्रेशर है वो सिर्फ AR में जाने देता है, वापस आने नहीं देता है, ये इसका यही काम है। अब ऑप्शन उसी के अनुसार आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि FP to AR C में, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर विथ इम्प्रेस्ड होल्डर। इम्प्रेस्ड जो होता है उसका जो वेरिफिकेशन होता है 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी में लिखा हो 1 इन 2 ईयर, तो इसका 37 का हो जाएगा 1 इन 2 ईयर यानी कि बी। चलिए 37 का हो गया। चलिए 38 का देखते हैं। इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड ज्वाइंट आर टाइटन विद द विच टाइप ऑफ टेप। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल किया जाता है। आपने टेफ्लॉन टेप यदि नहीं देखा होगा तो बिल्कुल इस जनरल टेप के जैसा ही होता है, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर होता है, टूट जाता है जल्दी से। उसको जो है थ्रेड पर इस तरह से यदि थ्रेड है, मान ली इस तरह से कोई बोल्ट का थ्रेड है, ठीक है, ठीक से मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, पहले टेफ्लॉन टेप पूरा लगा देते हैं हम लोग, उसके बाद उस पर से कसा जाता है। तो क्या होता है, उससे लीकेज बिल्कुल नहीं होता है और बहुत ही टाइट फिटिंग हो जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ। ICF का जो बफर प्लंजर होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है, और कास्ट स्टील है ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ये जो है इसका डायज होता है ICF बफर प्लंजर का, वो 457 mm का होता है। इसका जो स्ट्रोक होता है 127 mm होता है। इसका जो मैक्सिमम थिकनेस होता है वो 19 mm होता है, यानी कि 19 mm होता है। और वियर लिमिट जो होता है 11 mm होता है, यानी कि 11 mm होता है। और नॉमिनल थिकनेस ऑफ, ये टेबल वाल करके आता है क्वेश्चन कि नॉमिनल थिकनेस ऑफ बफर प्लंजर टेबल वाल, तो वो होता है 9 mm। और कंडेमनिंग थिकनेस ऑफ बफर प्लंजर टेबल वाल वो होता है 4 mm। तो इतना आप याद रखेंगे, और इससे एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिलहाल इसका 39 का आंसर हो गया सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इन लोडेड कंडीशन द मिनिमम परमिसिबल हाइट ऑफ बफर इन ICF कोचेस। ICF कोचेस में लोडेड कंडीशन में बफर हाइट जो मिनिमम परमिसिबल है वो होगा 1030, और मैक्सिमम कितना होगा 1115, 1105, और मिनिमम जो होता है वो 1030 होता है। और दोनों के बीच का जो वेरिएशन होता है वो 75 mm का होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 तो हो गया। 41, what is wear limit of draw hook of root of near point of contact with bent link। ये जो बेंट लिंक है, आप स्क्रू कपलर से, ये क्वेश्चन है स्क्रू कपलर में आपने देखा होगा कि लास्ट में जो इधर का ये कोच का ये जो पार्ट होता है स्क्रू कपलिंग में, और एक कोच का ये जो पार्ट होता है ये ऐसे, ये इसमें जाके फंस जाता है, ठीक है। तो ये फंसने के जब फंसता है तो इसमें हमेशा स्क्रैच होते रहता है ये वाला, उसी का वियर लिमिट पूछ रहा है, तो होता है 13 mm, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो है डी 13 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। फुल फॉर्म ऑफ WSP बहुत ही आसान है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन है या व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन है, इसमें लिखा हुआ है तो वो भी चलेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। ये किसी भी प्रकार का कपलर यदि लिख दिया है, एच टाइप नहीं लिखा है, सिर्फ कपलर लिखा हुआ है, तो कोई भी कपलर हो गया, तो उसमें वीकेस्ट लिंक जब भी पूछेगा तो उसमें नकल होता है, ठीक है। इसका बी आंसर है। और बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि मैं टेस्ट इस क्वेश्चन से लेता तो ये सब क्वेश्चन को छाट के नीचे दे देता, क्योंकि हमारा जो टेस्ट होता है उसमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं होते हैं, ऐसा दमदार क्वेश्चन होता है कि जिससे कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का सीखने को आपको मिलेगा। चलिए, हमने बहुत सारे अपना जो टेस्ट का क्वेश्चन है उसका वीडियो भी बनाया है, आपने देखा होगा कैसे हम क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। 44 देखिए। 44 इन ABC एनालिसिस विच आइटम आर गिवन मोर अटेंशन फ्रॉम इन्वेंट्री कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू। जो ABC एनालिसिस, ये स्टोर का क्वेश्चन है। ABC एनालिसिस में हो क्या होता है कि 3 प्रकार के आइटम होते हैं मेनली। A टाइप आइटम होते हैं, B टाइप आइटम होते हैं, C टाइप आइटम होते हैं। A टाइप आइटम वैसे होते हैं जो टोटल आइटम का 5% ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कॉस्ट वैल्यू 70% होता है। हमने 1000 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, तो वो सामान 1000 में सिर्फ 50 आइटम ही है ये, लेकिन इसमें कीमत हमको लग गया 700 रुपया, ठीक है। बाकी 950 आइटम में 300 रुपये में हो गए। तो उस तरह से आप समझिए। अच्छा, बी टाइप के जो आइटम होते हैं, ऐसे आइटम होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, इसलिए उसको याद रखिएगा।
बी टाइप के आइटम ऐसे आइटम होते हैं जो टोटल आइटम का सिर्फ 15% होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका लागत होता है सिर्फ 20%, यानी कि ये कमज़ोर हो गया। अब जैसे समझ लीजिए कि कोई दुकान वाला कुरकुरे लाने गया बाज़ार से और साथ में केसर भी लाया, तो केसर का इतना छोटा पैकेट का 500 कीमत है या 400 कीमत है, लेकिन कुरकुरे इससे भी बड़ा पैकेट है लेकिन उसको 5 रुपये ही लगा, ठीक है, और इसका 500 रुपया लग गया। अब 1000 का सामान खरीदा तो एक तो ये खरीद लिया 500 में, बाकी 500 में, तो ये कॉस्टली हो गया है केसर उतने आइटम में। उसी तरह ये भी स्टोर में ही है, कुछ आइटम ज़्यादा कॉस्टली, जैसे पीतल का आइटम है या ज़्यादा महंगा है या कोई दूसरी कंट्री से मंगाया गया है, बहुत ही चीप आइटम, महंगा आइटम है, उस तरह के आइटम को ए कैटेगरी में रखा गया है। तो उसमें 5% ही आइटम होता है लेकिन उसका कॉस्ट 70% लग जाता है। बी कैटेगरी में 15% टोटल आइटम का होता है लेकिन कॉस्ट इसका 20% लग जाता है। और सी कैटेगरी में टोटल जो आइटम होते हैं उसका 80% आइटम आ जाता है, क्योंकि 15 और 5 20 इधर हो गया तो बच गया इधर 80, और टोटल कॉस्ट का 10% इसमें लगता है कि 70 और 20 90 हो गया, 100 हो गया, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हैं। अब देखिए जो ए कैटेगरी आइटम, इसका वेरिफिकेशन भी हम लोग को देख लेना है जब यहाँ तक पहुँच गए। तो ए कैटेगरी के जो आइटम होते हैं इसको वेरिफिकेशन किया जाता है हर 6 मंथ पर। बी कैटेगरी के जो आइटम है उनका वेरिफिकेशन हर साल किया जाता है, यानी कि एवरी ईयर, वंस इन एवरी ईयर, 1 साल पर। सी कैटेगरी के आइटम जो होते हैं उसको 2 साल में एक बार किया जाता है क्योंकि वो कम दाम के होते हैं। उसी तरह एक मशीनरी होता है, मशीनरी, मिसलेनियस टूल्स आइटम, ये जब हैं इसको किया जाता है 3 ईयर्स पर एक बार। और जो वेरिफिकेशन जो उसका कोड है वो है S3202, ठीक है, S3202। चलिए उसी तरह इशू एंड रिक्वेजिशन जो नोट्स है वो है 1830, ये भी आप याद रखिए, इशू एंड रिक्वेजिशन नोट जो है। चलिए उसको छोड़ दीजिए अभी, इशू रिक्वेजिशन नोट्स को अभी जो है हम लोग आगे देखते हैं। तो इतना याद रखिएगा, तीनों आइटम जो कैटेगरी दिया गया है उसको आप याद रखना है, उसका वेरिफिकेशन कब ही होता है ये याद रखना है, और इसी से जो है घूम के क्वेश्चन आता है। चलिए 45 देखते हैं। एक हमने टेस्ट लिया था, एक 2 महीने पहले कोई टेस्ट लिया था, उसमें जितने भी कोड के फॉर्म नंबर थे स्टोर से रिलेटेड उन सारे कोड को उसमें रख दिया गया था। उस क्वेश्चन का नंबर मुझे याद नहीं है, यदि आपने टेस्ट दिया होगा, हमसे जुड़े हुए होंगे तो आपको ज़रूर होगा। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो कोड हैं वो ज़रूर याद कर लें जो कि किसी एग्ज़ाम में आए और उससे संबंधित वो पाए गए, ठीक है, तो उसको ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 45 में होता है एक्सल लोड ऑफ एसी कोचेज। एसी कोच के जो एक्सल लोड होते हैं वो होता है 16.25 और नॉन एसी होता है सिर्फ 13 टन, दोनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज SS1? SS1 का मतलब होता है शॉप शेड्यूल 1, ठीक है, SS1 का मतलब क्या होता है, शॉप शेड्यूल 1। और वो जो होता है SS1 वो आपको याद रखना है कि SS1 का होता है, SS2 का होता है। SS1 जो होता है वो 18 मंथ्स पर होता है और उसी को IOH भी कहा जाता है, ठीक है। SS या 6 लाख किलोमीटर या 18 मंथ्स पर होगा। जो SS2 होगा वो 18 का डबल कर दीजिए, कितना होगा, 36 मंथ पर होगा, 6 का भी इधर डबल कर दीजिए, 12 लाख पर होगा, 12 लैक्स। उसी तरह SS3 जो होगा 72 मंथ्स पर या 24 लैक्स किलोमीटर, दो पहले हो। और SS जो 3 होता है उसको POH कहा जाता है LHP में। तो SS1 18 मंथ, SS2 36 मंथ, SS3 72 मंथ, 6 लाख, 12 लाख, 18 लाख किलोमीटर। उसी तरह D1 याद रखिएगा, D1 जो होता है एवरी ट्रिप होता है, उसको ट्रिप शेड्यूल भी कहा जाता है D1। D2 जो होता है 30 डेज +- 3 डेज, और D3 जो होता है 180 +- 15 डेज। इन सबको याद रखना है। तो जो इसका आंसर जो होगा SS1 को हो जाएगा शॉप शेड्यूल 1, और वो है ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या है 47। एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम रैक। जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो होता है उसमें प्रीमियम रैक का ब्रेक पावर मिनिमम कितना होगा। तो जो रैक होते हैं वो CC रैक होता है, ये थी प्रीमियम रैक होता है, इन टू इन रैक होता है, ये सारे रैक जो है उन सबके आपको याद रहना चाहिए, सबके अलग अलग
दिए गए हैं बीपीसी, और आपको ज़रूर याद होगा जो बीपीसी है वो सीसी रैक का, वो ये दो तरह के उसमें पूछे जाते हैं। एक तो ओरिजिनल स्टेशन पर पूछा जाएगा जहाँ से गाड़ी शुरू होती है, और एक इन रूट पूछा जाएगा बीच रास्ते में कितना उसका बीपीसी का परसेंटेज होता है। तो सीसी रैक जो होता है वो 100% होना चाहिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर, और इन रूट में 90% होना चाहिए। प्रीमियम रैक जो है 95 होना चाहिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर, और इन रूट होना चाहिए 90%। और जो बच गया ये इन टू इंड रैक में दो होता है, एक प्रीमियम इन टू रैक, एक ऑर्डिनरी इन टू इंड रैक। तो प्रीमियम अगर इन टू इंड रैक है तो प्रीमियम के जो रूल्स हैं वो उसी में फॉलो होंगे, उसी अनुसार। और ऑर्डिनरी यदि इन टू इंड रैक है तो ओरिजिनल स्टेशन पर होगा 90% और इन रूट होगा 75%। इतना आप याद रखेंगे। तो इसमें पूछ रहा था कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर, ठीक है, मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम रैक, तो प्रीमियम रैक का 95 होता है, तो ये हुआ बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द ऑपरेटिंग कोड ऑफ बोगी कवर्ड वैगन विथ सीबीसी कैसना बोगी एंड एयर ब्रेक सिस्टम। कवर्ड वैगन जैसे ही पूछे तो बीसीएन याद रखिएगा। हमने कई वीडियो में ऐसा बोला था कि ये भी आपको याद रखना है कौन सा वैगन कवर्ड है, कौन सा वैगन ओपन है, कौन सा वैगन टैंक है, कौन सा वैगन हॉपर है, कौन सा वैगन फ्लैट है, कौन सा वैगन कंटेनर है, ये सारे आपको याद रखना है। तो ओपन जो वैगन होता है वो बॉक्सन होता है। हॉपर जो वैगन होता है जो कि बॉटम डिस्चार्ज, इसमें नीचे से डिस्चार्ज होता है मटेरियल, तो वो होता है BOBRN। BRN होता है फ्लैट वैगन, BLC होता है कंटेनर वैगन, BTPN होता है टैंक वैगन, ये सब आपको याद रखना है। और BCN होता है कवर्ड वैगन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ODC के बारे में पूछ रहा है। ODC एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर पढ़िए। ODC ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है या ओवर डायमेंशनल क्लियरेंस भी उसको कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें 3 वर्ग आते हैं, A, B, C, A क्लास, B क्लास और C क्लास। A क्लास के जो ODC होते हैं उसमें एक दिया रहेगा मूवमेंट कब होता है, सो आपको उसमें याद करना है। तो A और B, A क्लास और B क्लास के जो मूवमेंट होते हैं, जो गाड़ी चलती है वो डे और नाइट दोनों में चलती है, और C क्लास सिर्फ डे लाइट में चलती है, यानी कि दिन के प्रकाश में। तो याद रखना है इसके सैंक्शन अथॉरिटी कौन होते हैं, सबका किलोमीटर स्पीड क्या है, इसका ग्रॉस क्लियरेंस क्या है, इसका नेट क्लियरेंस क्या है, ये सब आपको जानना है। और ये सारे जो संबंधित जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर जो है वो PDF में ऑलरेडी मौजूद हैं, आपने पढ़ा होगा जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं। यदि किसी को नहीं मिला होगा उससे संबंधित जानकारी तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ज़रूर उसको पढ़िए, उससे क्वेश्चन आते हैं। ये तो बहुत आसान पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 49 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कंडेमनिंग फ्लैंज थिकनेस ऑफ अदर देन सुपर फास्ट न्यू BG व्हील्स। एक फ्लैंज थिकनेस का जिक्र भी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में किया था कि जो हाई स्पीड कोच होगा उसमें होगा 22 mm पर कंडेमनिंग होगा, और जो नॉर्मल स्पीड यानी कि नॉन AC जो कोचेज जो होंगे वो 16 mm का होगा, और वही इसका आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है, सुपर फास्ट को छोड़ के पूछ रहा है, तो ऑटोमेटिक आंसर क्लियर हो गया 16 mm। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। फॉर्म नंबर डैश इज यूज फॉर रिक्वेजेशन कम इशू नोट्स। रिक्वेजेशन कम इशू नोट जो होता है वो होता है S1313। याद रखिएगा S1313 जो क्या होता है, रिक्वेजेशन कम इशू नोट्स। तो 51 नंबर क्वेश्चन का हो गया ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 और स्टोर से संबंधित बहुत ही खूबसूरत PDF आप लोगों को दिया गया है, आप ज़रूर उसको पढ़िए, बहुत ही अच्छा है। और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, चेक डिजिट क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, बफर स्टॉक क्या होता है, इमरजेंसी स्टॉक क्या होता है, डेड सरप्लस स्टॉक क्या होता है, सब सारे उसमें जो है एक्सप्लेन आपको किया गया है। सब जो PL नंबर क्या होते हैं, PL नंबर के एक एक अंक का मीनिंग क्या होता है, सब कुछ बताया गया है। ज़रूर उसको पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए। द थिकनेस ऑफ टायर एट ट्रेड इन द सेंटर ऑफ व्हील ऑन BG कोचेज। वही पूछ रहा है जो टायर ऑन ट्रेड पूछ रहा है। ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में आ चुके हैं। इसका जो आंसर है वो 63.5 है या 63.50 A है।
मध्य में जो है ना एक इस तरह का व्हील है, इसके मध्य में यहाँ इसकी मोटाई कितनी है यही पूछ रहा है। तो इसका होगा 63.5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे। ये इनकैशमेंट तो एक तो होता है 300 दिन का, वो नहीं पूछ रहा है इसमें। जो 10 डेज LAP सेल कोई कर सकता है कर्मचारी, उसके बारे में है। इसका रूल आपको जानना चाहिए। इस पर आप भी अपना 10 डेज़ का यदि पैसे की ज़रूरत है तो 10 डेज़ का LAP आप सेल कर सकते हैं। इसके लिए एक पास और PTO आपको लगेगा और उस पैसे से आपको जाके घूमना है और घूम के उस पैसे का इस्तेमाल करना है। कहीं घूमने जाना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो 10 डेज़ आप LAP बेच सकते हैं। ये 10 डेज़ LAP का जितना आपका बेसिक पे है उसके हिसाब से पैसा मिल जाएगा। और ऐसा कर सकते हैं तब जब आपके अकाउंट में 40 LAP ऑलरेडी हो और ये 10 लेने के बाद 30 बचा हो। ठीक है, या तो 30 बचा हो 10 लेने के बाद या 40 हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये तो रूल एक हो गया। दूसरा रूल क्या है कि यदि एक बार आपने लीव एनकैशमेंट 10 डेज़ का करा लिया है तो बीच में 2 वर्ष का गैप होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स ही आप फिर दूसरा 10 डेज़ का जो है ना कैशबैक जिसको बोल सकते हैं, अपना बेसिक का 10 LAP का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रूल हो गया। और तीसरा रूल यही है कि इसमें 30 दिन आपको बिना लिए हुए या 40 लेने के बाद बाकी होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपकी एज के अनुसार इसको इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए। यदि आपकी रिटायरमेंट समझिए 2040 में है तो आपको ये इसका लीव इनकैशमेंट कराने में 12 साल का वक्त लग जाएगा, क्योंकि आप 6 बार ले सकते हैं, 6 दूना 12 होता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट से 12 या 14 साल पहले ही ये काम या 15 साल पहले ही ये काम कर दें। कभी कभी डिले की वजह से लेट भी हो जाता है, तो पेमेंट करने में लेट हो जाता है और उसके बाद से फिर पीरियड जोड़ा जाएगा तो आपका 2 साल से कहीं 3 साल भी कभी कभी हो जाए। तो रिटायरमेंट के 15 साल यदि बचे हुए हैं तो इनकैशमेंट कराना शुरू कर दीजिए। यदि LAP आपके पास पर्याप्त मात्रा में, ऐसा चांस है कि आपको 300 हो जाएंगे या 300 हो चुके हैं, रिटायरमेंट तक हो जाएंगे या अभी हो चुके हैं 300, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी रेलवे की तरफ से है। चलिए, तो 53 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा A 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। एक्सीडेंट सायरन फोर लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट इंडिकेट्स। एक्सीडेंट सायरन जो है 4 लंबी और 1 छोटी है, तो ये क्या इंडिकेट करता है यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि मेन लाइन तो ब्लॉक है लेकिन एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन हमको चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, मेन लाइन ब्लॉकेड एंड ARMB रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप अटैच टू PEAV। PEAV से जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व से जो अटैच रहता है ब्रांच पाइप, उसका जो डायमीटर होता है ब्रांच पाइप का वो होता है 20 mm। ठीक है, लेकिन PEAV टू PEASD यदि पूछा गया तो होता है 10 mm। यही याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हाउ मेनी ब्रेक जर्नी आर एडमिसिबल इन प्रिविलेज पास। प्रिविलेज पास में कितने ब्रेक जर्नी परमिसिबल है। ठीक है, तो प्रिविलेज पास में अनलिमिटेड ब्रेक जर्नी है कहीं भी कितना भी आप ले सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी नंबर। लेकिन एक ऐसा पास है जिसमें ब्रेक जर्नी नहीं मिलता है और वो है सेटलमेंट पास। वो याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। सेटलमेंट पास में, सेटलमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद एक सेटलमेंट पास मिलता है, उसमें ब्रेक जर्नी अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। issue and recruitment schedule for impressed store is prepared in form number। issue and recruitment schedule, ठीक है, ये किस फॉर्म नंबर से होता है, तो ये S1830 होता है। issue and recruitment schedule for impressed store is prepared in form नंबर S1830। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये फॉर्म नंबर है, जैसे स्टोर में जो भी लेन देन सबका कुछ एक फॉर्म नंबर होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट में भी ऐसा होता है। आप कभी OPD में यदि आपने दिखाने आप गए होंगे तो ऊपर का फॉर्म नंबर में C46 C47 इस तरह से कुछ लिखा होगा, तो उसका भी एक फॉर्म नंबर वही होता है। 58 देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन SLRD D इंडिकेट्स। SLRD में हमने आपको बताया, जो कोच का ट्रांसपोर्टेशन बता रहा था, तो D का मतलब होता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए D का SLR में SLRD लगाया है। ठीक है, तो डिसेबल्ड पर्सन, यही हो जाएगा इसका आंसर D। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59।
फॉर्म इज यूज फॉर नॉमिनेटेड इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट करने के लिए एक फॉर्म यूज होता है और उस फॉर्म का नाम है SF7। ठीक है, और SF8 जो होता है वो होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट। और जो SF7 जो होता है इंक्वायरी ऑफिसर का नॉमिनेशन जो होता है वो डिसिप्लिन अपील रूल का रूल नंबर 9 में होता है, के अंतर्गत आता है। तो ये रूल हो जाएगा 9, ये याद रखिएगा, रूल नंबर 9। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये लीजिए 7 ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। SR69 रजिस्टर्ड इज फॉर। SR69 जो रजिस्टर है वो क्या है, वही आपसे पूछ रहा है। ये रैक मेंटेनेंस या कोचिंग रैक मेंटेनेंस से संबंधित रजिस्टर है। और ये सारे इस तरह के जो क्वेश्चन है, हमने आपको एक रेलवे रिलेटेड जीके क्वेश्चन दिया है, PDF सबको मिला है। जीके उसका टॉपिक होगा या जीके आरजे ज्ञान क्लासेस ऐसे करके लिखा होगा, उसमें ये SR के बारे में दिया गया है। और उसमें और कुछ SR तो कम गए हैं, उसको और SR थोड़ा सा जोड़ के और उसको और बढ़िया से उस PDF को बनाना है और बना के आपको दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन उसमें है जो अभी यहाँ आया है, उसमें ऑलरेडी है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपने एग्ज़ाम में ज़रूर सही मारा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ 69 का हो जाएगा C। ठीक है, कोचिंग ट्रेन मेंटेनेंस या रैक मेंटेनेंस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 60 तो हो गया। 61 देखिए, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। 61 थिकनेस ऑफ कंप्रेग प्लाइड प्रोवाइडेड इन फ्लोर सीट। फ्लोर सीट पर जो कंप्रेग जो सीट जो होता है वो 13 mm का होता है, लेकिन लेटेस्ट जो RDSO के स्पेसिफिकेशन नंबर एक है जिसका नाम है C9407, ठीक है, उसके अंतर्गत उसमें कहा गया है कि 12 mm का होना चाहिए, लेकिन ये लेटेस्ट है और ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और पुराने हिसाब से जो एग्ज़ाम को तैयार किया गया है पुराने क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका आंसर होगा 13 mm। अगर 12 ऑप्शन में है भी नहीं होता तो उस पर विचार किया जाता। तो इसका आंसर C हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन। कोचिंग ट्रेन में कंट्रोल रिजर्वायर जो होता है CR जिसको कहा जाता है, ठीक है, उसका कैपेसिटी होता है 6 लीटर, लेकिन यहाँ लीटर नहीं प्रेशर पूछ रहा है। प्रेशर होता है 5 kg/cm², ठीक है। और AR जो होता है वो 200 लीटर का होता है। कोचिंग में वैगन में 100 लीटर का होता है, किसी किसी वैगन में ज़्यादा भी होता है। तो AR जो है 200 लीटर का होता है। इसका जो प्रेशर होता है 6 kg/cm² से होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये चार्ज होता है फीड पाइप से और फीड पाइप का प्रेशर होता है 6 kg/cm²। इसके हिसाब से इसका हो गया 6 kg/cm², ठीक है। तो याद रखिएगा कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर होता है 5 kg/cm², इसकी कैपेसिटी होती है 6 लीटर की। इसका हो जाएगा B 5 kg/cm²। 63 देखिए, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर व्हाट इज द एरिया। ये तो बहुत है, कोई वर्ग है और इसका कोई भी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं और साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, तो वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ 5 इज एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब जो इसका जो स्क्वायर होगा 5 का वही इसका जो है क्षेत्रफल होगा। तो इसका 25 आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। जो भी यहाँ जुड़े होंगे ये हुबली डिवीज़न में तो उनको बहुत अच्छा मार्क्स आया होगा, क्योंकि सारे टोटल के टोटल क्वेश्चन जो है हमारे मटेरियल से हैं। इसमें हम तो इससे बहुत बढ़ चढ़ के पढ़ाते हैं। ये सब क्वेश्चन तो नीचे साइड करके आंसर सही तरह रंग के दे दिया जाता है टेस्ट में कि याद करते रहिए, और याद करने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी जो जुड़े हुए उनको सारे क्वेश्चन याद होते हैं, वो तो नए लोगों के लिए दे दिया जाता है। कोडल लाइफ ऑफ टैंक वैगन इज। टैंक वैगन का कोडल लाइफ ऐसे तो 40 साल होता है, लेकिन 40 ऑप्शन में नहीं है तो 45 ईयर्स भी आप ले सकते हैं। 64 का हो जाएगा B और 45 दिया है तो अगले एग्ज़ाम में इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि एक रेलवे डिवीज़न ने 45 ईयर्स लिया है तो आगे भी 45 आंसर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मॉडिफिकेशन होते रहते हैं रेलवे में। बहुत क्वेश्चन जो आज सही है वो कल होके गलत भी हो जाएंगे, इसलिए रेगुलर जुड़े रहना है और कंटिन्यू स्टडी करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन आप याद कर चुके हैं और मॉडिफिकेशन हुआ तो कुछ ही दिनों के बाद उसका आंसर गलत भी साबित हो जाएगा। इसलिए रेगुलर जुड़े रहिए और बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल यहाँ से दिया जाता है। अगर नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए नंबर भी दिया जा रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोशिश किया जाता है कि जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन किया जाए। 65 द
लेवल 6 ग्रेड पे एम्प्लॉय इज इशूड डैश पास, जो 6 लेवल पे चल गए या तो MCM, ठीक है, या तो JEE, तो उनको ए क्लास का फर्स्ट क्लास का पास मिलता है। फर्स्ट क्लास ए नहीं मिलता है, फर्स्ट क्लास मिलता है। फर्स्ट क्लास ए मिलेगा ए ग्रुप या बी ग्रुप वालों को, याद रखिएगा। तो 65 का हो जाएगा ए। 66 देखिए, मनी अलॉटेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक आइटम इज कॉल्ड, ये जो स्टॉक आइटम को परचेज करने के लिए जो मनी अलॉट होता है उसको परचेज ग्रांट कहा जाता है, और डी में ये ऑप्शन है, तो डी सही हो जाएगा। 67 नंबर देखिए, रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन, पूर्ण सेवा, ठीक है। तो सर्विस एप्लीकेशन में आपको याद रखना है, कम से कम 4 तो एप्लीकेशन याद रखना है। पहला है मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, वो होता है 0.5 से लेकर 0.8 तक, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि BP का प्रेशर 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का गिराया जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो सर्विस एप्लीकेशन होता है उसमें होता है 0.8 से लेके 1 kg तक, और फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है 1 से लेके 1.5 kg से तक, और जो इमरजेंसी एप्लीकेशन होता है 1.5 से लेके 3.8 जो कि मैक्सिमम होता है वहाँ तक होता है। यानी कि BP का प्रेशर यदि इस हिसाब से गिराएंगे तो ये एप्लीकेशन होगा। तो हमसे पूछ रहा था क्या, फुल सर्विस में क्या होता है, 1 से लेके 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर यदि BP का डाउन करते हैं तो उसको माना जाएगा फुल सर्विस एप्लीकेशन, और जो ऑप्शन ए में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द चौक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक बॉल, जो गार्ड इमरजेंसी ब्रेक बॉल होता है उसका चौक डाया 8 mm होता है, लेकिन ये वैगन का क्वेश्चन है और वैगन में होता है 5 mm, इसीलिए इसका बी आंसर लिया है। इसको आप गलत ना समझिए, 5 mm है, ये वैगन में जो होता है वो 5 mm होता है और कोच में होता है 8 mm, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू, ब्रेक जब रिलीज होगा तो BC से हवा एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी मिनिमम लीव बैलेंस शुड बी, अभी हमने आपको बताया है कि जब इनकैशमेंट कराएंगे लीव सैलरी को तो मिनिमम उसमें 40 सैलरी लेने के बाद, ठीक है, और 30 LAP ले, जो 10 LAP लेने के बाद 30 बचना चाहिए और लेने से पहले 40 बचना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है तो 30 दिन ऑप्शन है, वही करेक्ट हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन 1 एक्सल, एक एक्सल पर कितने ब्रेक डिस्क प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क प्रोवाइड कराए जाते हैं, 2 ब्रेक डिस्क, ठीक है। एक एक्सल पर कितने, 2 ब्रेक डिस्क, और एक बोगी में कितने, 4, और एक कोच में 8, जितने चक्के उतने ब्रेक डिस्क, तो 71 का हो जाएगा। और इसका जो डाया होता है वो 640 mm होता है, और इसका जो थिकनेस होता है वो होता है 110 mm, और इसमें घिसाव परमिसिबल है दोनों तरफ 7 mm यानी कि 14 mm तक का घिसाव परमिसिबल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसफर्ड सेक्शन, द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसफर स्टेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज 990 km, इज इंटाइटल टू ज्वाइनिंग टाइम। अभी हमने आपको बताया था कि 1000 किलोमीटर के तक है तो 10 दिन का मिलता है, तो 990 का बताया तो 10 दिन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसका हो गया 10 दिन, यानी कि बी करेक्ट इसका आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन रिपीट ही मानिए क्योंकि सेम क्वेश्चन आया, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, थोड़ा नीचे, द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसफर स्टेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज 990 km, इज इंटाइटल्ड टू ज्वाइनिंग टाइम, तो ये बता दिया हमने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन, गुड्स वैगन का स्टैंडर्ड व्हील गेज गुड्स वैगन में भी वही रूल है, ठीक है। सिर्फ LHV में अलग रूल है। LHV में यदि 1600 ±1 होता है 1599 से लेकर 1601 mm, लेकिन स्टैंडर्ड गेज उसका भी 1600 ही में होता है। वैगन और ICF में 1599 से लेकर 1602, ठीक है। तो स्टैंडर्ड तो सबका वही होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड प्लांट टाइम आइटम्स बाय अकाउंट। हमने आपको बताया था जब ABC का वेरिफिकेशन बता रहा था कि ए कैटेगरी के जो आइटम होते हैं उसके 6 मंथ्स पर, B कैटेगरी के जो आइटम होते हैं उसको 1 ईयर पर, C कैटेगरी के जो आइटम होते हैं उसका 2 ईयर्स पर, और टूल्स एंड प्लांट का जो वेरिफिकेशन होता है 3 ईयर्स पर एक बार होता है, ठीक है। तो शुरू से जो वीडियो देखते रहते हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाता है। और ये क्वेश्चन यदि
देखा होगा तो ज़रूर आपको मालूम होगा, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन याद होते हैं, ऐसे ही पढ़ने से होता है, क्योंकि ये जो सिलेबस है बिल्कुल नया है। आपने मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया या ITI किया, पॉलिटेक्निक किया, लेकिन ये सब पढ़ने को वहाँ नहीं मिला था। ये हम अब रेलवे में आने के बाद हमने इसकी पढ़ाई शुरू की है, और ये जल्दी से ही भूल जाने वाला भी चीज़ है। अगर रेगुलर कंटिन्यू स्टडी में नहीं रहेंगे, 1 महीने तक आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो आप 25% चीज़ भूल जाएंगे। ये ऐसा सिलेबस चीज़ होता है। ये इस काम में हम बहुत पहले से लगे हुए हैं, बहुत ही अनुभव हमें, और पूरे दावा के साथ बोल सकते हैं कि ऐसा ही होता है। चलिए, मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इज डेज ड्यूरिंग द सर्विस बिफोर रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट वाला है। रिटायरमेंट से पहले जो LAP है वो 300 ले सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। नहीं, ये भी इनकैशमेंट वाला है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। 60 डेज रिटायरमेंट से पहले जो है इनकैशमेंट करा सकते हैं 6 बार, और 10-10 का करा सकते हैं, तो 10 छक हो गया 60, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन है 76। LAP शैल बी क्रेडिटेड, LAP शैल बी क्रेडिटेड अ रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ। आप जानते हैं 6 महीने में आता है 15, तो 15 में 6 से भाग देंगे तो 2.5 होगा। ऑप्शन ए में वही लिखा हुआ है 2.5, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एज पर IRS टर्म्स एंड कंडीशंस arbitration clause who should appoint arbitrator in case of dispute the contract entire into by production unit। यानी कि देखिए, रेलवे या किसी की कोई प्रोडक्शन यूनिट है या कोई रेलवे की जो डिविजन्स हैं, और वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं उसके बीच में ये किसी तरह का विवाद होता है, तो उसको बीच में मीडिएटर का काम कौन करेगा? तो आप जानते हैं कि जो मीडिएटर, जो जोनल में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो GM ही होता है, तो वही करेगा GM, ठीक है। 77 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। नॉन स्टॉक इंडेंट एवब 10 लाख हैव टू बी अप्रूव्ड बाय। 10 लाख तक के नॉन स्टॉक इंडेंट उसको कहा जाता है जिसका स्टॉक नहीं किया था, अभी ज़रूरत पड़ा तो अभी इसका लेटर बना के मंगाना होगा, ठीक है। और वो पावर जो है कम पैसे का पावर सबको दिया जाता है ताकि इसका मिसयूज ना हो। तो इतने बड़े अमाउंट 10 लाख का नॉन स्टॉक आइटम तुरंत मंगाने का पावर तो बहुत बड़े अधिकारी के पास ही हो सकता है, और जो कि PHOD या CHOD होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अंडर विच रूल ऑफ DAR इन इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेटेड। DAR किस रूल के अंतर्गत इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट होगा? रूल नंबर 9। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मतलब उतना नहीं है। इसमें पूछा गया था कि इंक्वायरी ऑफिसर किस स्टैंडर्ड फॉर्म के तहत आता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 7, और उसी में हमने बताया था कि रूल नंबर 9 के अंतर्गत आता है, तो ये 79 इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। पावर कार कोड इन LHB LWL RRM, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर बी में है, बहुत ही आसान सा था, यही पावर कार होता है, और इंडियन जनरेशन में यही बिजली सप्लाई करता है, तो 80 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 81। द K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वर नॉट बियॉन्ड। K टाइप कंपोजिट ब्लॉक L रहेगा तो 10, ठीक है, और K रहेगा तो 12। ABCD में आता है L 12वें स्थान पर, तो L12 याद रखिएगा, लेकिन L12 एग्जाम में आंसर नहीं लगाएगा, L10 ही लगाइएगा, समझिएगा उल्टा है। और K होता है 10, K होता है 12, L10 K 12 याद रखिएगा, L10 K 12। लालटेन याद रखिएगा, लालटेन, L से लालटेन, L से लाल 10, यानी कि L10। कुछ ट्रिक बना लेते हैं, से बनाने से क्या होता है, याद हो जाता है। चलिए 81 देखिए। 81 का हो गया, K है तो K12 है, यानी कि 12, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। लालटेन, ठीक है। द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर बॉक्सन वैगन का एयर ब्रेक का सिलेंडर जो है वो डाया पूछ रहा है, ये कन्वेंशनल में पूछ रहा है, ठीक है। और ये होता है 14 इंच का या 355 mm का होता है, ठीक है। BM-BS वाले जो होते हैं वो 11 इंच 12 इंच के होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को, चैनल को थोड़ा स्किप करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके जितने भी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सर्किल में इस वीडियो को पूरा वायरल कर दीजिए ताकि उसका लाभ सबको मिले, ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर। ब्रेक एक्सीलेटर का क्या सिद्धांत है, यही पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इमरजेंसी ब्रेकिंग इन कोच ऑफ द रैक। प्रत्येक रैक के हर एक कोच में इमरजेंसी ब्रेक लगाना, यही इसका प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। पीरियोडिसिटी PAC है ना, प्रियोरिटी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज टू बी इशू फॉर द आइटम रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम। जो PAC आइटम होता है वो सिंगल फ्रॉम ओनली के लिए होता है, ठीक है, सिंगल फ्रॉम ओनली। तो 84 का हो जाएगा ए। स्टोर का क्वेश्चन जो मटेरियल दिया गया है, यदि आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा। 85 देखिए, रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 रूल नंबर 3A, इसमें कहता है, ये बहुत बड़ा इसका रूल नंबर 3A जो है, बहुत सारे उसमें उपनियम भी दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ईमानदारी से सेवा करना चाहिए, रेल की सेवा करना चाहिए, किसी तरह का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे नुकसान हो, इसी से संबंधित है, ठीक है। शिष्टाचार से काम करना चाहिए। तो रूल ये बी इसका सही आंसर, प्रॉम्प्टनेस एंड कस्टडी, यानी कि 85 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेज। LHB कोच के विड्थ ओवर बॉडी यानी कि चौड़ाई, बॉडी की चौड़ाई कितनी होती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो होता है 3240, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल टाइम ऑफ OEM अटेंशन फॉर कोचिंग ट्रेन। OEM अटेंशन फॉर कोचिंग ट्रेन पूछ रहा है। तो एक तरह से ये है, कुछ इंस्पेक्शन टाइप का है, ठीक है। तो वो होता है 75 मिनट्स का। 87 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बॉलिस्टर इन कैसनप 22W, 22WM, 22NL, 22NLB। HS का सिर्फ अलग है और इसका बाकी का अलग है। हमने कैसनप का बहुत ही शानदार PDF बनाया है और आपका वीडियो भी उसमें अपलोड किया है। आप ज़रूर हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर ढूंढिए कैसनप का, उसमें यदि आप देख लेते हैं तो कैसनप से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। और यदि हमसे जुड़ते हैं तो PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है, जो आप जुड़ने का चार्ज है उसी में वो मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। 18 mm होता है, 9 mm एक साइड और दूसरा साइड 9 mm, दोनों मिला के 18 mm होता है, ठीक है। तो 88 का हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर एक रोबोट टाइप का एक होता है, रोबोटिक वेल्डिंग कह सकते हैं उसको। तो उसको होता है डाउन हैंड वेल्डिंग, यानी कि 89 का हो जाएगा बी। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। वियर लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नोज ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म। नोज ऑफ नकल और गार्ड आर्म के बीच का जो डिस्टेंस है उसका वियर लिमिट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो वियर लिमिट होता है वो होता है, जो वियर लिमिट होता है वो होता है 130 mm, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड जो है इसका डिस्टेंस पूछा जाएगा वो होता है 127 mm। तो वो भी याद रखिएगा। और मटेरियल में ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उपलब्ध हैं जिसको आप याद जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। बफर सेंटर स्टिफनर इज प्रोवाइडेड बिटवीन। बफर सेंटर का जो स्टिफनर जो होता है, इस तरह के एक चैनल्स होते हैं ऐसे स्टिफनर, ठीक है, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। इसको कैसे बनाया जा सकता है ये तो मैं नहीं बना सकता। हाँ बन गया। ऐसे एक चैनल होता है, इसको क्या कहता है, जो आउटर हेड स्टॉक जो है डी ट्यूब के ठीक पीछे इनर हेड स्टॉक और आउटर हेड स्टॉक दोनों के बीच में ये यहाँ एक बोल्ट लगाया जाता है, बोल्ट लगा के, ठीक है। और ये बोल्ट बाहर रख के अंदर से जो टाइट कर दिया जाता है, दोनों साइड टाँका भी वेल्डिंग भी थोड़ा थोड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही स्टिफनर होता है। तो 91 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखिए 92। द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व क्या करता है। डंप वाल्व एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें क्या होता है कि कोच के प्रत्येक एक्सल पर या तो ब्रेकिंग होगा या डी ब्रेकिंग होगा। ब्रेकिंग का मतलब हो गया कि यदि कोई एक्सल स्लो चल रहा होगा तो उसको डी ब्रेकिंग करेगा, मतलब उसको तेज़ चलने के लिए मजबूर करेगा, और जो तेज़ चल रहा होगा उसको स्लो करेगा, ठीक है, और एक समान गति को बरकरार रखेगा। यही डंप वाल्व का काम है। तो इसका हम जो हो जाएगा सी। उसके बाद 93 देखिए। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। एक्सीडेंट मैनुअल में ट्रेन पार्टिंग जो है J5 के अंतर्गत आता है, J5 यानी कि सी होगा।
आगे देखते हैं, क्योंकि J1 J4 J3 करेंगे तो उसमें विथ पैसेंजर और विदाउट पैसेंजर आ जाता है, इसलिए इसका J5 भी आता है, क्योंकि J5 में पूरा रोलिंग स्टॉक आता है। इसका एक और वीडियो हमने इसके बारे में बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा C। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इज BP इज। ये इनसेंसिटिविटी टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट से क्वेश्चन है। इनसेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है कि 0.3 kg/cm² का प्रेशर 60 सेकेंड तक डाउन किया जाता है और उस पीरियड में ब्रेक नहीं लगना चाहिए, यही इसका आंसर हो जाएगा A। और सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या है कि 0.6 kg/cm² का प्रेशर 6 सेकेंड तक अप्लाई करना है और उसी में ब्रेक लगना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा 0.6 kg/cm का उसका प्रेशर 60 सेकंड तक अप्लाई करना है और उसमें ब्रेक लगना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। याद है, आप पढ़ लेंगे जरूर, सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंकर लिंक का लेंथ पूछ रहा है, 451 +- 1 है, और जो ऑप्शन नंबर C में है, बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिया है, 450 भी है ऑप्शन में। यदि आपको याद नहीं होगा तो आप एग्जाम में गलत कर बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। इनसाइड डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल बियरिंग आर्म्स ऑफ BSS हैंगर, BSS हैंगर के हॉरिजॉन्टल बियरिंग आर्म्स होते हैं, उसके इनसाइड डिस्टेंस पूछ रहा है और वो होता है 384 mm, और ऑप्शन D में उपलब्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। न्यू डायमीटर ऑफ पिन फॉर 16.25 टन लोड बियरिंग कैपेसिटी इक्वलाइजिंग स्टेज। जो 16.25 यानी कि जो AC कोचेज है उसके पिंस बियरिंग कैपेसिटी, जो इक्वलाइजिंग स्टे रॉड होता है जो कि इक्वलाइज करता है, तो उसके पिन के बियरिंग की कैपेसिटी पूछ रहा है, तो वो होता है 31 ± 5/0.2 mm, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का हो जाएगा A। आगे देखते हैं 98। व्हाट इज द वियर लिमिट ऑफ वाइड जो नैरो जो एडाप्टर साइड लग। वाइड जो और नैरो जो एडाप्टर जो साइड लग है उसका वियर लिमिट कितना है, तो उसका वाइड जो और नैरो जो एडाप्टर आपने यदि देखा होगा तो ये वैगन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो वैगन में बियरिंग होता है, ये बियरिंग के ठीक ऊपर ही ऐसे एडाप्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक एम पैड होता है, और यहाँ यदि पतला वाला पैकिंग लगाते हैं 12 mm का तो ये पैकिंग यहाँ लगता है, और मोटा वाला पैकिंग लगाते हैं तो ये यहाँ लगता है, ठीक है। तो ये एडाप्टर है, और एडाप्टर के बीच में इस तरह से लग होते हैं यहाँ पर, इसी को साइड लग कहा जाता है, ठीक है। और उसी से आपका ये क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है वाइड जो नैरो जो एडाप्टर साइड लग के वियर लिमिट क्या है, तो वो होता है 3 mm, ठीक है। 3 mm वियर लिमिट है। 98 का हो गया B। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। क्वेश्चन नंबर 99। इन एयर ब्रेक सिस्टम ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट, देखिए वो भी आ गया, इनसेंसिटिविटी टेस्ट भी हो गया। इन एयर ब्रेक सिस्टम ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BP इज, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इनसेंसिटिविटी है तो यही हो जाएगा 0.3 kg/cm² इन 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 99 हो गया। 90 100 अब चलते हैं। सेंटर पिवट डज नॉट ट्रांसमिट एनी। सेंटर पिवट जो है वर्टिकल फोर्स, सेंटर पिवट डज नॉट ट्रांसमिट एनी वर्टिकल फोर्स को जो है ट्रांसमिट नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। अब देखिए राजभाषा से क्वेश्चन आ गए हैं। राजभाषा के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और ऐसा चैप्टर है जिस पर हम लोग कम समय देकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना है। और कुछ लोग नए हैं, हमसे यदि जुड़ना चाहते होंगे तो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है, और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ हिंदी होना चाहिए, तो B इसका करेक्ट आंसर है। 102 नंबर देखिए। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। जो डिवीजन लेवल पर होगा उसके DRM होंगे, जोनल लेवल पर होगा तो उसके GM होंगे, दोनों याद रखिएगा। इसका A हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड इन एनुअल प्रोग्राम फॉर लेटर रिसीव्ड इन हिंदी इज टू बी
आंसर्ड इन हिंदी, मतलब जो वार्षिक कार्यक्रम जो होगा उसमें हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। ऐसा लक्ष्य या टारगेट कितना है, तो वो 100% है। ठीक है, 0.55 नहीं है, 0 पॉइंट नहीं है, 100 है, और ये 1 है, इसका मतलब 100 हुआ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा पी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। इन विच ऑर्डर नेम ऑफ डिजिग्नेशन बोर्ड्स केप्ट ऑन कॉन्फ्रेंस टेबल आर टू बी एग्जिबिटेड, मतलब जो एक नियम है जिसमें कहा गया है राजभाषा के कि कॉन्फ्रेंस टेबल पर जो नाम का जो लगता है ना, ये बोर्ड लगता है, उसमें जो लैंग्वेज होगा किसी भी नाम का या पद का, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक, ये हो गया हिंदी और इंग्लिश। 105 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल्स शुड बी आस्क्ड इंटरमीडिएट इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ये तो वही है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उसमें राजभाषा से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितना प्रश्न होगा उसका 10% राजभाषा से पूछा जाएगा, ये रूल है। और इस एग्ज़ाम में भी आपने देखा कि 100 नंबर तक जनरल क्वेश्चन रहा और 101 से राजभाषा शुरू हो गया, यानी 10 तक। 100 का 10% 10, यानी कि 101 से लेकर 110 तक राजभाषा। इसका डी करेक्ट आंसर होगा 10%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। What is the target fixed for document coming under section 33 of official language act in bilingual? एक रूल है 33, उसमें कहा गया है 14 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे टेंडर है, बजट है, जनरल ऑर्डर है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कहा गया है कि इसको दोनों लैंग्वेज में प्रकाशित करना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो इसका आंसर भी 100% है, या जो कि 1 है यही 100% है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 हो गया। 107 देखते हैं। इन विच फॉर्म सब्जेक्ट ऑन द ऑफिशियल रजिस्टर आर टू बी रिटन, जिसे ऑफिशियल रजिस्टर है उसका कवर पर पूछ रहा है, कवर जो होता है उसका होता है, उस पर कौन सी भाषा में लिखना चाहिए, तो वो भी बाइलिंगुअल ही होना चाहिए, दोनों भाषा में। ऑप्शन सी में वो दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 हो गया है। 108 थोड़ा नीचे किया जाए। 108 व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवार्ड गिवन फॉर रिटन ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट पर पूछेगा तो आप लगाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और कविता उविता के होगा तो मतलब पोएट्री से अगर आता है तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवार्ड गिवन इन रिटन हिंदी पोएट्री बुक्स, तो वो होगा मैथिली शरण गुप्त। यदि कविता लिखते हैं तो मैथिली शरण गुप्त अवार्ड मिलेगा। चलिए, गोवा इज कॉमन, गोवा में मलयालम बोला जाता है। ठीक है, गोवा में शायद चाहे जो भी भाषा बोली जाए, मलयालम तो केरल में बोला जाता है, तो जो भी भाषा बोली जाए वो सी रीजन में आता है, सी रीजन में। ठीक है, 110 क्वेश्चन हो गए। यदि अब आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है जिसको आपको सेव कर लेना है, 8121390916, यही नंबर है। आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल होना चाहिए, ठीक है, तभी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद यदि आप जुड़ते हैं तो उसको 3000 रुपया फ़ी रखा गया है। एक जूनियर इंजीनियर की तैयारी के लिए 3000 फ़ी बहुत ही कम माना जाता है, लेकिन वही रखा गया है 3000। 3000 रुपये में आपको टोटल मटेरियल मिलेगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके सारे टॉपिक के मटेरियल मिलेंगे। कितना भी कठिन टॉपिक हो या मुश्किल, आसान, उसको आसान बनाया जाएगा, कोशिश मटेरियल में यही किया जाता है। उसके बाद एक अलग से फ़ोन नंबर आपको दिया जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन के लिए। उसके बाद 10 सेट प्रीवियस पेपर आपको दिए जाएंगे, लेटेस्ट पेपर, ताकि आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम कैसे कैसे लिए जाते हैं, क्वेश्चन कैसा कैसा जो है ना टेस्ट पेपर होता है। उसके बाद आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा, ताकि आपको टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करें तो रोल नंबर टेस्ट में काम आएगा। रोल टेस्ट का अलग से फ़ी है 150 पर मंथ। बाकी किसी भी प्रकार का फ़ी किसी भी सूरत में जो है ना भविष्य फ्यूचर में नहीं लिया जाएगा, और ये कोर्स की वैलिडिटी तब तक होगी जब तक आपका रिजल्ट जेईई में ना हो जाए। ठीक है, यानी कि लाइफ टाइम समझ लीजिए। जैसे ही रिजल्ट हो गया उसके बाद आप हमसे जो है ना यहाँ से आपका स्टूडेंट में नाम काट दिया जाएगा। जैसे कुछ लोग जेईई बन जाते हैं, फिर बोलते हैं हमको AWM के लिए जुड़ना है, तो फिर आप पहले 1 साल ट्रेनिंग वगैरह कर लीजिए, उसके बाद का बहुत सारा 3 साल का गैप होता है, फिर आइएगा, फिर फ़ी के साथ ही यहाँ जुड़िएगा। ये नहीं कि उसी फ़ी में आप आ जाइएगा। तो इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन है, और उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, किसी न किसी वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।